और इसके साथ साथ कल हमने एक स्टोरी की थी केपीटी के हवाले से, जिसमें हमने कुछ सवालात उठाए थे समी साहब। इस स्टोरी के हवाले से कुछ रिएक्शन आया है। नाम तो हमने किसी का नहीं लिया था और नाम मैं अभी भी किसी का नहीं लूंगी, लेकिन कुछ सवाल किए थे कायम मकाम जो चेयरमैन लगाए गए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अभी तक जो केपीटी है इसका चेयरमैन जो है वो मुस्तकिल नहीं हो पा रहा और मिल नहीं पा रहा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है और हमने तो स्टोरी कल आपने इसीलिए की थी कि बेसिकली लोग सवाल उठा रहे हैं, केपीटी में लोग बात कर रहे हैं कि कायम मकाम चेयरमैन क्यों, और मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन है। तो इस पर हुकूमत की तरफ से अब जो एक अली जैदी साहब ने किया है, रिएक्शन दिया है, वजीर हैं वो इसके मैरीटाइम के भी, और ये सारी जो हमारे जो बहरिया के अमूर हैं, यानी तो उसमें उन्होंने मैसेज अगर आप दिखा सकें, उस मैसेज में उन्होंने, क्योंकि हम उनसे कहा था कि अपना कोई रिएक्शन अगर आप देना चाहें, उन्होंने कॉल की थी जिस पर हमने तो फिर किसी का नाम नहीं, आपने किसी का नाम नहीं लिया था। उस मैसेज में वो लिखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट this means that anyone can talk nonsense on the screen, throw dirt on a federal minister on hearsay just to invite them in their shows. Sorry, Alina, not a good precedent. You and your team should have first done your homework before doing such a frivolous show. अब इसमें मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ अली जैदी साहब को, हमारे बड़े अच्छे वो दोस्त भी हैं, कि सबसे पहले तो बात ये है कि ये हमने तो आपका नाम भी नहीं लिया, और हमें यकीन करें, ये मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि कोई हमें जरूरत नहीं है किसी को कि वो शो में आए और आके हम किसी के पीछे भाग रहे हो कि वो आए जी जरूर हमारे शो में आए, ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल है जो आपके जो केपीटी के मुलाजमीन हैं वो भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं, कौम भी ये करती है कि माजी में तो पीटीआई यही इल्जाम लगाती रही कि जनाब आप जो मुस्तकिल ओहदे हैं उन पर कायम मकाम ओहदे दे देते हैं लोगों को, इसलिए देते हैं कि आप उनसे अपनी मर्जी के काम करवाना चाहते हैं। ये माजी में पीटीआई की एक्विजिशन थी। तो अब अगर केपीटी में आपने कायम मकाम चेयरमैन लगा हुआ और आज का नहीं कई महीनों से चला आ रहा है, इससे ऑन गोइंग स्टोरी, ये कोई नई स्टोरी भी नहीं है जो हमने की, तो उस पर आप इतने खफा हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये आप डर्ट फेंक रहे हैं। मैं क्योंकि आप एक अच्छे, मैं हमारे जहनों में ये है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, वगरना मैं अभी आपके वो सारे क्लिप चला दूं जिसमें आपने पता नहीं वजीरों को, अभी सिंध चीफ मिनिस्टर को क्या क्या आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है उनके बारे में। हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कोई आपका तो हमने नाम ही नहीं लिया इसमें, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि इसमें आप मुलव्वस थे, लेकिन क्योंकि आपने खुद राब्ता किया, शायद इसलिए कि आप इन शोबों के आप वजीर हैं, तो आपके लिए कल भी जवाब आप खुद ना आए, भले किसी को भी भेज दें, और हम आप पर कोई किसी तरह का शक और शुबे का इजहार नहीं कर रहे, हमने तो इसीलिए आपका नाम भी नहीं लिया। लेकिन ये सवाल मौजूद हैं, केपीटी का जो चेयरमैन है वो कायम मकाम है, और क्यों कायम मकाम है, और फिर ये भी सवाल मौजूद है कि वो सारे जो उनकी जो चीजें हैं वो कौन इस्तेमाल करे, और ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो जो जमीन है उसकी लीज का क्या होगा। तो ये सवाल है, उसमें आप उसका इन चीजों का आप जवाब दे देंगे तो उसमें आपकी अपनी नेक नामी होगी। हमने कोई किसी पर डर्ट कभी ना फेंकी है, ना सोच सकते हैं, और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हुकूमत की भी बहुत इज्जत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब एक निहायत ही एक ऐसे शख्स है जिनके ऊपर अभी उनकी जाती करप्शन के हवाले से कोई उनके ऊपर स्टिग्मा नहीं है। तो इतना जो आप हमसे खफा हो गए, हम तो सिर्फ एक सवाल जरूरी है कलीना, ये जो आपने अभी स्टोरी में ये बात कही है, और हम अपनी स्टोरी पे कायम है, और सवाल आज भी हमारा यही है कि कायम मकाम चेयरमैन केपीटी का क्यों लगाया है, और विदाउट डिस्कशन अगर आपने यानी पूरा मुस्तकिल चेयरमैन लगाए, मेरिटोक्रेसी जिसकी वज़ीर आज़म बात करते हैं उसको लेके आए, तो किसी के ज़हन में कोई शक नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो बाद में ये सारे का सारा जो मलबा है ये वज़ीर आज़म साहब पे गिरेगा, और ये सवाल है आज भी कौम पूछ रही है, जो भी इसका जवाब देना चाहे। अब आपने बात की पॉलिटिकल स्टोरी की, सदीक साजिद साहब, ये अचानक क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि ठीक है जी ये 2 साल हुकूमत पूरी करेगी, मौलाना फजल रहमान भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वो जो एक स्कीम थी, जो एहतजाजी पॉलिटिक्स थी जिसको मरियम नवाज साहबा लीड करती थी, तो नवाज शरीफ साहब लीड करते थे, अब शहबाज साहब ने
आके वो रोल संभाल लिया है। मैं ये तो नहीं समझता इसमें कि कोई नवाज शरीफ साहब के ये की मुखालफत में काम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो वो जो फिर एक बयानिया था कि वोट को इज्जत दो और पता नहीं हम सबको निकाल देंगे, सिलेक्टर्स ऐसे हैं, फलां ऐसा है, ये क्या, ये कोई कैरेट कोई मिली है या डंडा मिला है, क्या हुआ क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान भी और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी सब भाग गए हैं और वो उसी पुरानी नौकरी पे आ गए। समी साहब, एक तो जो आपने बात की है मौलाना फजलुर रहमान की, तो ज़ाहिर है वो भी किसी न किसी रास्ते की तलाश में थे, और शहबाज शरीफ की जो उनसे यहाँ पर जब वो मौजूद थे मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते और 1-on-1 मुलाकातें जो होती रही थी, तो इस बात पे वो उनको कायल करने में कामयाब हुए कि अब हम एहतजाजी सियासत अगर करेंगे भी तो उसकी कोई हमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। वो तो कह रहे जी 1 साल रह गया, क्योंकि 5वां साल तो वैसे ही इलेक्शन का होता है, वो निगरान सेटअप बन जाना और हुकूमत को भी अपनी पड़ी होती है, वो उसी 4 साल पर कहते हैं अभी 1 साल का वक्त रह गया है। तो उसी में जब इनके एक रहनुमा से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ जब हमसे मिले तो उन्होंने ये बात कही कि हमें जाना चाहिए, 2023 का जो इलेक्शन है अब उस पर फोकस करना चाहिए। बीच की सारी बातें ख़त्म हो गई, अदम एतमाद, इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब ये माइनस हो गई हैं, और इसी चीज़ के ऊपर एग्री हुए शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान भी। अब ये छोटे मोटे जलसे करेंगे, अभी देखें ना, इन्होंने जून पूरा कोई जलसे जुलूस नहीं है, 4 जुलाई को एक जलसा रखा है, और उसके बाद अभी वो फाइनल नहीं है, एक टेंटेटिव तारीख दी है, हो सकता है कि वो भी ना हो गर्मी का। मेरा सवाल सदीक एक सवाल ये है कि ये जब अपोजिशन ये सब कुछ कर रही है, तो इसमें ये इन्होंने अपने उस सारी जो पिछली कैंपेन थी, एजुटेशन थी, उससे अब बिल्कुल ही हटके तो ये अब आके कह रहे हैं कि जी ठीक है 2 साल आप ये करेंगे, पूरे होंगे, तो ये इनको रिटर्न में क्या मिलेगा? ये किस लिए खामोश हुए हैं? समथिंग कुछ ना कुछ तो वर्कआउट हुआ है ना, तो इनके हिस्से में क्या आया? जी, ये जो मफाहमत की बात हम कर रहे थे, और आप भी जब बात कर रहे होते हैं, जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, ये जो दुरानी साहब वाला एक फार्मूला जेल में वो जब जाकर उनसे मिले थे, उसी वक्त की सारी कहानियाँ हैं। फिर आपने ख़ुद भी एक स्टोरी जो दी थी कि मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको बुलाया जा रहा है, और शहबाज शरीफ की भी मुलाकातें हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान की भी हुई हैं, और अभी अलीना ने एक बात की है, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, गिव एंड टेक वाले, और उसी सिलसिले में 5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन सबको जो है एक नुक्ते पे लाने की कोशिश की जा रही है, और वो 5 चीज़ें ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा हैं कि आप अपनी जो है वो इकानमी को बेहतर करें, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर इत्तफाक राय पैदा करें, महंगाई को कम करें, उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन के जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि आवाम को जो है वो इसमें रिलीफ मिले। अब आप ये देखिए कि ठीक हो गया। अच्छा ठीक, मैं आता हूँ आपकी तरफ, एक मुझे इजाज़त दें, ज़रा शहबाज से मैं जानना चाह रहा हूँ। शहबाज अहमद, ये बताइए कि ये फिर जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ उनकी जमानत जो हुई थी, उसके खिलाफ जो अपील थी, हुकूमत ने वो अपील, यानी नैब ने या हुकूमत ने वो अपील वापस ले ली है, क्या इसको हम ये समझें कि फिर एक वो जो एक बात होती थी, अब देखें ना, जमानत की अपील जो है, उसके जमानत के खिलाफ जो दरख्वास्त है, उसकी जो मनसूखी की अपील है, वही वापस ले ली, तो फिर ये कहें या कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहें या कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये किया गया, दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी, इसको आप क्या सुनते? मेरी कुछ हुकूमती हलकों से इस मुतालिक बात हुई है, तो हुकूमती हलकों का तो ये कहना है बहुत सारे वज़रा का कि ये टेक्निकल बेसिस पे हमने दरख्वास्त वापस ली है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अदालत को यकीन दहानी करवा दी थी। लेकिन इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो जिस तरह के सिद्दीक साहिद साहब ने भी कहा, ये गिव एंड टेक वाली बात हो रही है, और चूँकि हुकूमत एक फ़ायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि अपोजिशन अब मुनक़्सम हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है। अपोजिशन अब हुकूमत ये चाह रही है कि कुछ लें और कुछ दें, और अभी क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ जब इन्होंने नाम ECL में डाल दिया, तो उसके बाद हुकूमत समझती है कि मज़ीद किसी कार्रवाई के किसी केस को परस्यू करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो बजट पर है, और बजट से पहले हुकूमत जो है वो कोशिश ये कर रही है कि अपोजिशन से भी इस बारे में बातचीत की जाए, क्योंकि आज जब इन्होंने प्री बजट सेमिनार मुस्लिम लीग नून ने किया था। एक सेकंड यहाँ पे मैं फिर एक सवाल आपने पैदा कर दिया, एक बड़ा ये सवाल आपने बात कही है कि
ECL में नाम आ गया तो हुकूमत ये समझती है कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं। यानी हुकूमत को इस बात से कोई मसला नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब जेल में हो या जेल से बाहर हो। और इसमें फिर जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिए कि PTI क्या सोच रही है कि शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर हैं तो डेफिनेटली मरियम का असर पार्टी पे कम होगा, नवाज शरीफ साहब का असर आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इन कॉन्टेक्ट तो शरीफ साहब होंगे और पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज। तो इन वे हुकूमत इस बात को फैसिलिटेट कर रही है कि नवाज शरीफ साहब की बजाय शहबाज शरीफ साहब की ग्रिप पार्टी में मजबूत हो। Am I right? क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ मफामत की पॉलिसी को लेकर चलते हैं और हुकूमत को ऐसा ही अपोजिशन चाहिए जिस तरह की शहबाज शरीफ करते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि मरकज़ में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जो पंजाब है वहाँ पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज उन्हें काबिल कबूल हैं, वो जेल में हों या जेल से बाहर हों। क्योंकि जिस पॉइंट को लेकर मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ चल रहे हैं वो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए हुकूमत ये बिल्कुल फैसिलिटेट कर रही है कि वही पॉइंट के जिसको बिलावल ने भी कहा था कि जो शहबाज शरीफ की पॉलिसी है उसको ही हम नून लीग की पॉलिसी समझा जाएगा। अब हुकूमत भी यही चाह रही है कि शहबाज शरीफ से ही बातचीत की जाएगी।